नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश पुलिस का बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन एनकाउंटर लगातार जारी है। गुरुवार रात पुलिस की कई जगह पर कई शहरों में मुठभेड़ हुई है। उन्नाव में पुलिस ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़, हत्या करने के आरोपी मुठभेड़ हुई। हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है और बागपत में भी जानलेवा हमला करने के आरोपी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गोंडा से भी इसी तरह की कुछ खबर आई, जहां पर पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर भाग रहे दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो एक के बाद एक शहर में एनकाउंटर देखने को मिला पुलिस और बदमाशों के बीच। बच्चे के हत्यारा जो था वो गिरफ्तार किया गया उन्नाव में। बागपत की बात की जाए तो यहां पर एक बदमाश गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ में, और इसके बाद दो किडनैपर्स जो बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग जगहों पर ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़। उन्नाव, बागपत, गोंडा की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पुलिस की कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई में बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। उठा ले ऊपर को, उठा ले भैया। किस तरह से एनकाउंटर किया गया है इन बदमाशों का। लगातार उन्नाव, बागपत और गोंडा से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। यहां पर एक बच्ची से छेड़छाड़ कर बदमाश भाग रहे थे। हत्यारा बताया जा रहा है और उनको उन्नाव में गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है यहां पर छेड़छाड़ के मामले में, और गोंडा में एक बच्चे के अपहरण के मामले में दो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। और उन्नाव से खबर लेते हैं। यहां पर पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। छेड़छाड़, हत्या करने के आरोपी से ये मुठभेड़ बताई जा रही है। पूर्वा की तारागढ़ी जंगलों में मुठभेड़ हुई। फरार होने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगी बदमाश को। 20 जून से गायब हुई थी बच्ची। बाद में कुएं में उसका शव मिला है और इसके बाद लगातार पुलिस इनको तलाश रही थी। अभियुक्तों के पैर में गोली लगी बताई जा रही है। पुलिस की मुठभेड़ में घायल आरोपी को फिलहाल तो जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आरोपी ने छेड़खानी के दौरान बच्ची के शोर मचाने पर गला दबाकर उसकी हत्या कर कुएं में शव को फेंक दिया था। और ये पूरा मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के तारागढ़ी गांव का बताया जा रहा है। बातचीत करने के लिए अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में 20 जून को एक बच्ची बकरी चराने के दौरान संदिग्ध अवस्था में लापता हो गई थी, जिसके बाद उसके चप्पल जो बारातशाला में मिले थे, तब से पुलिस एसपी आनंद कुलकर्णी ने इस पर निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द बच्ची को बरामद किया जाए। लेकिन जो हत्या आरोपी था उसने बच्ची के साथ छेड़खानी करी। इसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया शोर मचाने पर, और उसके शव को कुएं में फेंक दिया। जिसके बाद कल पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल करते हुए देर शाम उसे गिरफ्तार किया था, जब पुलिस उसे कपड़े बरामदगी के लिए जो हत्या के समय उसने पहने हुए थे ले जा रही थी जंगलों में। जैसे ही उसे कपड़े मिले, उसने कपड़ों में तमंचा छिपा कर रखा था। पुलिस ने जैसे ही उसे तमंचा मिला, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। बिल्कुल, भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने गोली चलाई और अब वो पुलिस की गिरफ्त में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज जानकारी देने के लिए। बागपत से खबर लेते हैं, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बदमाश विजयन ने सरेआम दिन दहाड़े बाजार में बुजुर्ग को गोली मार दी थी। घटना के बाद पुलिस बदमाशों को लेकर तमंचा बरामद करने पहुंची थी, जहां पर आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर पर गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विजयेंद्र उर्फ विजन निवासी बाघू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को उसने बताया कि उसके द्वारा एक तमंचा चमरावन रोड पर छिपाकर रखा गया है। उस तमंचे को बरामद करने के लिए पुलिस पार्टी विजन को लेकर चमरावन रोड गई हुई थी, जहां पर विजन ने पहले से छिपाकर रखे हुए तमंचे जो पहले से भरा हुआ था उठाकर पुलिस पार्टी पर फायर किया है। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें विजन को गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और गोंडा से खबर लेते हैं। यहाँ पर 2 किडनैपर्स गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाश बच्चे का अपहरण कर भाग रहे थे, जिस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने बच्चे के अपहरण के एवज में फिरौती मांगी थी। करीब 20 लाख की ये फिरौती थी। एक बदमाश के पैर में लगी जब पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। फिलहाल तो उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला है और बच्चे को भी सकुशल छुड़ा दिया गया। और सहारनपुर से खबर लेते हैं। यहां पर पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों ओर से पथराव किया गया, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के कोतवाली देहात के शेखपुरा कदीम गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर मारपीट और पथराव का वीडियो अब वायरल हो रहा है। और प्रयागराज से खबर लेते हैं। यहां पर बिजली गिरने से 3 की मौत बताई जा रही है। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। फूलपुर तहसील के नीरज कुमार की मौत बताई जा रही है। भैया गांव में सुरमीला देवी की मौत हो गई है, जबकि भटौती गांव में सरजू की मौत बिजली गिरने से हुई है। अब तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। 12 बजे लोक भवन में बैठक रखा गया है। 12 से ज्यादा प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव, एमएसएमई, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव, ये तमाम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। इसलिए आज की जो ये 12 बजे की कैबिनेट मीटिंग है वो बेहद महत्वपूर्ण है। बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, 12 बजे आज लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर कहा जा रहा है और बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है, तो अहम कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो आज यहां से स्वीकृत किए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार कोरोना काल के बाद कामकाज कर रही है, ये दूसरी बार है जब सरकार की जो कैबिनेट बैठक हो रही है वो लोक भवन में हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद बाकायदे ब्रीफिंग भी की जाएगी। अलग अलग विभागों के प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिलनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन विभागों में स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, एमएसएमई और लोक निर्माण विभाग, ये 4 विभाग ऐसे हैं जिनके जरिए सरकार ये चाहती है कि अगले 6 महीने में चुनाव से पहले महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगे, कामकाज आगे बढ़े, ताकि जिन कामों को लेकर के अभी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी कोरोना की वजह से, वो आगे बढ़ सके। और इसी लिहाज से इन विभागों के अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण को लेकर जिस तरीके से सरकार ये कह रही कि वैक्सीनेशन को भी और बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी अब भी माना जा रहा है कि इसको लेकर सरकार कुछ अहम कदम उठा सकती है, जिस प्रस्ताव को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दी जाएगी। ठीक है अनामिका, इस कैबिनेट बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपसे समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने होम टाउन कानपुर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव जाएंगे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से कानपुर रवाना होंगे। राष्ट्रपति कोविंद आज शाम कानपुर पहुंचेंगे और 27 जून को गांव में 2 स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। 28 जून को राष्ट्रपति कोविंद कानपुर सेंट्रल से इसी ट्रेन से 2 दिन की यात्रा पर लखनऊ जाएंगे और 29 जून को वो दिल्ली लौट आएंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद तैयारियां की गई है। प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लेकर पूरे कानपुर को किले में तब्दील कर दिया गया है। तो कानपुर का दौरा करने वाले हैं, अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इस दौरान वो ट्रेन से सफर करेंगे। लेकिन ट्रेन से सफर करने को लेकर सुरक्षा की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था के बहुत तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कई जगह पर उनका हॉल्ट होने वाला है। सीमित लोगों से उनकी मुलाकात होगी जहां भी ट्रेन रुकेगी। और जो अपना गांव है वहां पर 2 कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और धर्मांतरण केस में हेल्पलाइन नंबर अब जारी किया गया है। एटीएस ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हम आपको बता दें, हेल्पलाइन नंबर 9792103156 पर आप जानकारी दे सकते हैं अगर किसी ने आपको फोर्सफुली धर्मांतरण के लिए उकसाया है या बहकाया है, तो एटीएस ने एक नंबर जारी किया है। साथ ही एक पोर्टल भी उन्होंने बनाया है और इस साइट पर भी जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। controlroom.ats@gov.in पर भी आप जा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खबर देने वाले का नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। धर्मांतरण करने वाली महिलाओं की लिस्ट भी अब वायरल हो रही है। और फतेहपुर की बात की जाए तो यहां पर एटीएस के रडार पर कई नामचीन हस्तियां भी हैं।
और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम के हर राज से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। आरोप के मुताबिक उमर गौतम ने फतेहपुर के नूरुल हुदा स्कूल में भी अपने मजहब की तालीम दी और लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। एक महिला टीचर ने आरोप लगाया कि उमर गौतम और दूसरे कई मौलाना लगातार स्कूल में आते थे और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया करते थे। टीचर ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल में हिंदू बच्चों को भी जबरन नमाज के बारे में बताया जाता था, साथ ही उर्दू और अरबी पढ़ने को भी मजबूर किया जाता था। इस मामले में महिला टीचर ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। महिला टीचर के मुताबिक उसने स्कूल में धार्मिक गतिविधियों का विरोध किया तो उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया गया। और इसी पर बातचीत करने के लिए धारा सिंह फतेहपुर से और राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। पहले राजीव के साथ पास चलते हैं। राजीव, एटीएस लगातार धर्मांतरण के मामले में अब अलग अलग शहरों और जिलों में जाकर छापेमारी कर रही है और बहुत सारे खुलासे रोज ब रोज हो रहे हैं। अब एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, तो क्या उनको लगता है कि इस हेल्पलाइन नंबर से लोग जुड़ेंगे? क्योंकि सिर्फ एक जगह या दो जगह की बात नहीं है, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के मामले हैं, इसलिए अब एटीएस को लग रहा है कि लोगों से ही सीधे संपर्क साधा जाए। देखिए, यकीनन बीते दिनों यूपी एटीएस ने उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश में करीब 1000 से अधिक लोगों के धर्मांतरण का खुलासा किया था। और अब क्योंकि एटीएस की रिमांड पर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर है, उससे लगातार पूछताछ हो रही है और पूछताछ के आधार पर जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके यहाँ लगातार छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस खुलासे के बाद जो पूछताछ हो रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं और क्योंकि इस पूछताछ के दौरान कई बड़ी चीजें सामने आई हैं, इनमें एक और जहां विदेशी फंडिंग की बात सामने आई तो वहीं इस संगठन के जो राष्ट्र विरोधी संगठन है उनके भी संपर्क में रहने की बात का खुलासा हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सख्त निर्देश दिया है कि इस गैंग से जुड़े किसी भी शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही कारण है कि अब यूपी एटीएस ने जो धर्मांतरण से जुड़े लोग हैं, जिनको धर्मांतरण से जुड़े जानकारी है, उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें एक मोबाइल नंबर और यूपी एटीएस की वेबसाइट दी गई है और ये बताया गया है कि अगर कोई किसी के पास ये जानकारी है कि अगर किसी शख्स ने जबरन धर्मांतरण किसी का हुआ है या फिर कोई धर्मांतरण से जुड़ा केस उसके आसपास है, तो वो इन नंबर और वेबसाइट के जरिए उनकी जानकारी दे सकता है। बिल्कुल, अगर जिस खबर पर जिस जगह पर पुलिस की नजर नहीं भी जा रही है और पुलिस लगातार लोगों से कह रही है कि अगर आपको धर्मांतरण के लिए उकसाया गया है या किसी तरह से आपको फोर्स किया जा रहा है तो इन नंबर्स पर या इन पोर्टल्स पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, आपका नाम बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। फतेहपुर से हमारे साथ धारा सिंह भी जुड़े हुए हैं। धारा, अगर फतेहपुर की बात की जाए, यहाँ तो एक स्कूल को ही निशाना बनाया गया, कोशिश यही की गई कि यहाँ पर भी धर्म परिवर्तन करवाया जाए। अब एक टीचर इस पर निकलकर सामने आई और कहा यह जा रहा है कि अगर यहां से राज खुले तो बहुत सारी नामचीन हस्तियां भी इस फंदे में फंसती दिखाई देगी। इसमें तो साफ कहा जा सकता है कि अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीएस लगातार जहां मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है, तो वहीं फतेहपुर जिले में एक सीबीएसई बोर्ड से जुड़े स्कूल से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इस स्कूल में अक्सर उमर गौतम आया करता था अपने मौलानाओं के साथ और यहाँ पे तकरीर दिया करता था। आरोप शिक्षिका ने यह भी लगाया है कि उसे भी धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया और उसे डराया धमकाया भी गया। फिलहाल उसने पूरे मामले में पूर्व में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते मामले में कठोर कार्रवाई नहीं हो सकी। फिलहाल अब जब पूरा धर्मांतरण के एक बार यूपी में फिर मामला सामने आया तो शिक्षिका सामने आती है और पूरे मामले का खुलासा करके सनसनीखेज आरोप लगाती है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि यूपी एटीएस की जांच में व लोकल पुलिस बिल्कुल, तो एक एक जगह से इसी तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। एक शिक्षिका भी सामने आई है, इसीलिए अब एटीएस ने एक पोर्टल भी जारी किया है, एक वेबसाइट पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और फोन पर भी, ताकि इस तरह के मामले लगातार खुलकर सामने आए और एटीएस इसको जांच कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।